नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के विकास में चुनौतियां और मुद्दे। यानी कि शिक्षा के बारे में अब तक जो हमने पढ़ा है सारी चीजें कि शिक्षा को क्या-क्या चीजें प्रभावित करती हैं। शैक्षिक दर्शन हमने पढ़े हैं अलग-अलग लोगों के। हमने वर्तमान समाज में शिक्षा का स्वरूप कैसा है ये सारी चीजें पढ़ी हैं। और इसके अलावा हमने शिक्षा के विभिन्न चीज़ों को हमने डिस्कस किया है ना? जैसे कि हमने शिक्षा में जो फंडिंग है या शिक्षा में कौन-कौन से लोग भूमिका निभाते हैं। हर जैसे राज्य है अलग भूमिका निभाता है, केंद्र अलग भूमिका निभाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, संवैधानिक मूल्य हमने पढ़े, बहुत सारी चीज़ें, उद्देश्य हैं, ये सब हमने पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि शिक्षा के विकास में चुनौतियाँ और मुद्दे क्या हैं? यानी कि किसी भी देश की शिक्षा में वो क्या चुनौतियाँ होती हैं जिनकी वजह से शिक्षा का विकास प्रभावित होता है। तो अगर हम मोटे-मोटे तौर पे देखें तो शैक्षिक विकास में जो प्रमुख मुद्दे हैं, मतलब जो विकास होने से रोकते हैं, वो मुद्दे क्या हैं? क्षेत्रीय असमानता, जेंडर असमानता, धार्मिक असमानता, ग्रामीण शहरी असमानता, जातिगत भेदभाव और वर्ग प्रणाली। ठीक है? तो ये कुछ है जो हमारे शैक्षिक विकास को प्रभावित करती हैं। यानी शिक्षा के जो स्तर हैं, किसी भी चाहे वो जेंडर हो, लड़के-लड़कियों का स्तर अलग-अलग उसको प्रभावित करेंगी या फिर अलग-अलग क्षेत्रों में शिक्षा का लेवल अलग-अलग होगा। तो ये क्या-क्या है इनको थोड़ा-सा आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम क्षेत्रीय असमानता की। अब क्षेत्रीय असमानता क्या है कि अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग शिक्षा का स्तर होना, ठीक है? ये है क्षेत्रीय असमानता। अब क्षेत्रीय असमानता बेसिकली क्यों है? पहले तो आप ये देखिए कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय असमानता आपको मिलेगी, है ना? कैसे? जैसे मान लीजिए पहले ऐतिहासिक कारक, यहाँ के ऐतिहासिक कारक क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ाते हैं। यहाँ की जनसंख्या जो है आप देखिए किसी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा सघन जनसंख्या मिलेगी, किसी एरिया में आपको बहुत कम जनसंख्या मिलेगी, है ना? जैसे ट्राइबल एरियाज़ वगैरह हैं, वहाँ पे जनसंख्या कम है। और जो शहरी आप जनसंख्या देखेंगे, जो सिटीज़ हैं जैसे मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, बैंगलोर है, इनमें आपको अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी। तो इस जनसंख्या की वजह से भी क्योंकि कहीं ज़्यादा प्रेशर है जनसंख्या का, कहीं कम है, तो इसकी वजह से भी शिक्षा के स्तर में परिवर्तन आता है। औपनिवेशिक शोषण अलग-अलग तरीके से किसी जगह पे बहुत ज़्यादा शोषण किया गया है, किसी जगह पे कम शोषण किया गया। तो ये भी एक वजह है और उसके बाद एक बड़ी वजह है विभाजन का होना, जो भारत-पाकिस्तान विभाजन था, उसने भी हमारे जो क्षेत्रीय असमानता है उसको बहुत बढ़ाया। आज भी जो विभाजन के जो हिस्से आप देखेंगे, पंजाब का वो हिस्सा देखेंगे या आप गुजरात की तरफ का वो हिस्सा जो-जो हिस्से प्रभावित हुए थे बेसिकली, वहाँ पर विकास या शैक्षिक जो अवसर हैं, वो बाकी एरियो की अपेक्षाकृत कम ही होंगे, है ना? तो ये सब ऐतिहासिक कारक है जिसकी वजह से फ़र्क पड़ा है और आज हो सकता है कि वो हिस्से बराबर आ गए हों लेकिन अ, पहले कभी ना कभी वहाँ जो शुरुआत हुई है शिक्षा को लेकर, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क रहा है। उसके बाद दूसरा कारक आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में अगेन जनसंख्या जो अभी हमने डिस्कस की, उसके बाद जेंडर है। जेंडर एक सामाजिक कारक है, कहीं पे महिलाओं को पढ़ाया जाता है, कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता, कहीं पर उनको ईज़िली स्कूल भेजा जाता है, कहीं नहीं भेजा जाता, कहीं स्पेशल स्कूल होते हैं उनके लिए, कहीं नहीं होते। जेंडर एक बड़ा फैक्टर है। समाज में मान्यता कैसी है, उसके हिसाब से जेंडर की शिक्षा प्रभावित होती है और शिक्षा अपने आप में एक सामाजिक कारक है जो क्षेत्रीय समानता दर्शाता है। यानी किसी क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा विकास है, जैसे केरल वगैरह आपको पता ही है कि वहाँ पे शिक्षा का जो साक्षरता दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि बिहार है या राजस्थान है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे शिक्षा की दर अपेक्षाकृत कम है। उसके बाद आते हैं राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में जैसे राजनीतिक स्थिरता हो गई या विकास बनाम सांप्रदायिक एजेंडा। कई बार नेता भी क्या करते हैं कि विकास की जगह अपना एजेंडा चलाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो वहाँ पे क्षेत्रीय असमानता बढ़ जाती है। जहाँ पे विकास नहीं करना सिर्फ़ एजेंडा ही चलाना है तो वहाँ विकास नहीं हो पाता। वहाँ शिक्षा नहीं हो पाती है ना? वहाँ पे शिक्षा का विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा नीतियाँ किस तरह की है, जो भी सरकार है उस एरिये में, वो किस तरह की नीतियाँ ला रही है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या शिक्षा उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में है या नहीं है, तो ये सब फैक्टर भी बड़ा प्रभावित करते हैं। और उसके बाद भूमि सुधार वगैरह ये भी जगह-जगह पर अलग-अलग तरीके से सरकारी नीतियों के अंतर्गत ही ये भी शामिल है।
उसके बाद आप देखिए भौगोलिक कारक हैं, यानी कि अलग-अलग इलाके अलग-अलग भौगोलिक स्थितियों से प्रभावित है ना। कोई तटीय इलाका है जो समुद्र तट का है, वो अपेक्षाकृत आपको अधिक विकसित दिखेंगे, या जहाँ पे नदियाँ हैं, वहाँ पे खेती-बाड़ी होती है, तो वहाँ पे संसाधन अच्छे रहे हैं, तो शिक्षा का विकास भी ठीक-ठाक हो गया। पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे स्कूल खोलना बहुत मुश्किल है, टीचर मिलना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर कम है। जैसे और भी आप ट्राइबल एरियाज़ देख सकते हैं, वहाँ पे शिक्षा का स्तर कम है। तो इस तरह जो भौगोलिक स्थिति है वो भी प्रभावित करती है। इसी तरह आभासी उत्तर-दक्षिण विभाजन जो हमने एक बना दिया है कि ये उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, ये भी एक तरह का ऐसा विभाजन है जो हमारी क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा देता है। उसके बाद आता है आर्थिक कारक, यानी कि आर्थिक कारक जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, या जो भी जहाँ पे उद्योग धंधे ज़्यादा रहे हैं वहाँ अपेक्षाकृत ज़्यादा विकास हुआ है, प्रति व्यक्ति आय वहाँ की ज़्यादा मिलेगी। हरित क्रांति वगैरह आप देखिए कुछ ही राज्यों में हुई, बाकी के राज्य ऐसे ही रह गए है ना। तो ये कुछ ही क्षेत्र हैं जहाँ पर आर्थिक रूप से विकास हुआ या बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ, लेकिन बाकी जगह पे ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाने वाला एक कारक है, और इसकी वजह से हमारी शिक्षा प्रभावित होती है। ठीक है? ये जितनी भी हम असमानताएँ पढ़ रहे हैं, इन सब से हमारी शिक्षा प्रभावित हो रही है, और ये सभी फैक्टर आप देखेंगे तो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी इन पे प्रश्न आता है शिक्षा की चुनौतियों पर, तो ये कोई इंडिविजुअल प्रभावित नहीं करता। इसमें भी आप देखिए जैसे क्षेत्रीय असमानता आई तो जेंडर भी आ गया, है ना? या क्षेत्रीय असमानता आई तो भौगोलिक कारक आ गए, या फिर औद्योगिकरण, आर्थिक स्थिति भी आ गई। तो ये फैक्टर हमेशा एक दूसरे से जुड़कर ही एक्सप्लेन किए जाएंगे। अब जैसे एक डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं पुरुष महिला साक्षरता दर अंतराल का, ठीक है? तो यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की साक्षरता आपको स्टेट वाइज दी हुई है। केरल में कितनी है, दिल्ली में कितनी है, और ये 2011 का डेटा है सेंसस का। ठीक है? ये अंतर है, तो आप देखिए केरल में अंतर आपको सबसे कम मिलेगा पुरुष महिला साक्षरता दर में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में ज़्यादा भेदभाव होता है। इसके अलावा और भी बाकी सारे स्टेट का दिया हुआ है। क्योंकि वीडियो लिमिटेड टाइम का होता है तो इसको आप एक बार खुद स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है? अब ये आता है अगला, जनसंख्या विविधता, ठीक है? जेंडर। जेंडर बेसिकली क्या है कि एक सामाजिक संरचना हम मानते हैं जेंडर को। तो अगर आप पहले तो पॉपुलेशन देखेंगे हमारी, ये 2011 सेंसस का ही डेटा है जिसमें मेल इतने हैं और फीमेल इतने हैं, 62 समथिंग कुछ, और फीमेल इतनी, ठीक है? अब यहाँ पर आप बेसिकली देखिए, एक तो सेक्स रेशो, यानी कि जो हमारी लिंग अनुपात है, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, जो कि काफी कम है। उसके बाद आप लिटरेसी रेट यहाँ पे देख सकते हैं। लिटरेसी रेट जो टोटल है वो 74.04% है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट है वो है 82.14%, और फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। तो सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि हमारे देश में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो महिलाओं की अपेक्षा काफी ज्यादा है। उसके अलग अलग बहुत से कारण हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। अब बात करते हैं जेंडर की, क्योंकि अभी हमने ये जेंडर डिफरेंस देखा है कि पुरुषों के साक्षरता दर ज्यादा है, महिलाओं की कम है। तो अब हम जेंडर की बात करते हैं। जेंडर बेसिकली क्या है, एक सामाजिक निर्माण है। बेसिकली हम कह सकते हैं, देखो, एक होता है लिंग, एक है जेंडर। लिंग होता है जहाँ पर हम उसकी जैविक पहचान करते हैं, किसी भी बच्चे की, है ना? वो जैविक पहचान तो लिंग हो गया, ये पुरुष है, ये महिला है। जेंडर हम रेफर करते हैं जहाँ पे हम उस पुरुष को पुरुष होना बताते हैं, या महिला को महिला होना बताते हैं, जब हम उसको एक भूमिका में बांध देते हैं कि तुम महिला हो तो तुम ये करो, तुम ऐसे खिलौनों से खेलो, तुम पिंक कलर पसंद करो, तुम डॉल से खेलो, तुम सॉफ्ट बोलो, तुम ज्यादा तेज मत हंसो, तुम पुरुषों वाले काम मत करो, इस तरह की चीजें, है ना? और पुरुषों को अलग तरह से कि तुम्हें रोना नहीं है, यू आर माचो मैन, और तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, क्या तुम पिंक कलर पसंद करते हो, क्या तुम लड़कियों की तरह रोते हो? तो जब इस तरह की चीजें, ये सामाजिक निर्माण है। बेसिकली समाज हमें बता रहा है कि हम महिला हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है, हम पुरुष हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है। जेंडर में महिला एवं पुरुषों से अपेक्षाएं और भूमिकाएं शामिल है। लड़कियों के लिए प्रवेश व नामांकन के मुद्दे
आज प्रमुख चिंता का विषय है। क्योंकि अगर हम जेंडर डिफरेंस देखते हैं, अभी जैसा कि हमने देखा कि पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा है, तो क्योंकि लड़कियां स्कूल नहीं आ रही हैं या प्रवेश नहीं ले रही हैं, और ले रही हैं तो स्कूल को छोड़ रही हैं, है ना? ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। तो उसके क्या कारण है? बहुत सारे कारण हैं, अभी हम वो भी देखेंगे। तो एक तो नामांकन और प्रवेश का मुद्दा हो गया। दूसरा थर्ड जेंडर, जेंडर की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम लड़के लड़कियों की बात करते रह जाते हैं, थर्ड जेंडर को तो इंक्लूड ही नहीं करते। तो थर्ड जेंडर एक ऐसा तबका है जिसको शिक्षा में बिल्कुल ही नदारद कर दिया गया है। फर्स्ट टाइम 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें थर्ड जेंडर की शिक्षा की थोड़ी बहुत एक दो लाइन में बात की गई है। उससे पहले ना तो आज तक किसी भी शिक्षा नीति ने थर्ड जेंडर को लेकर कोई बात की है, ना किसी भी आयोग ने या समिति ने किसी तरह की बात थर्ड जेंडर को लेके की है, उसकी शिक्षा को लेकर। तो ये एक चुनौती है। उसके बाद लड़कियों का स्कूल छोड़ने वालों का एक बड़ा अनुपात है ना, लड़कियां बहुत मात्रा में स्कूल छोड़ती हैं। जो मुख्य उनमें से ज्यादा वो है जो प्रवासी है और गरीब कामकाजी वर्ग है। तो जो प्रवासी लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए दिल्ली में बहुत सारे प्रवासी लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ काम करते हैं, गरीब वर्ग है, ये सब बहुत ही ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं, क्योंकि कई बार वापस अपने गांव चले गए तो स्कूल छूट गया। अभी पीछे कोरोना आया था, बहुत सारे बच्चों का स्कूल छूटा। तो ये सब फैक्टर भी हमारे लिए एक चुनौती है। स्कूलों में लड़कियों की पहुंच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अब पहला है आर्थिक और आर्थिक स्थिति। लड़कियों की क्या है, परिवार की स्थिति क्या है, ये मायने रखती है। अगर परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो परिवार लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहेगा, या मतलब उनके पास ऑप्शन होगी लड़का या लड़की को स्कूल भेजो तो वो सिर्फ लड़के को भेजेंगे, है ना? किसी एक को अगर स्कूल भेजना हो लड़के को भेजेंगे। हालांकि कई बार हम देखेंगे कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ें फ्री कर रखी हैं, आरटी एक्ट हमारे पास आया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अन्य कारक भी हैं। जैसे कि पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाती हैं लड़कियां, कई बार स्कूल बहुत मिस होते हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, घर के काम होते हैं, छोटे भाई बहनों को संभालना होता है, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। सुरक्षा का मुद्दा है, कई बार रास्ते में लड़कियां जा रही हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, किसी तरह का शोषण होता है, यौन शोषण होता है, कई बार विद्यालयों में भी ऐसा होता है। तो इस सुरक्षा का मुद्दा ऐसा है जिसकी वजह से भी लड़कियां स्कूल तक नहीं आ पाती। उसके बाद शिक्षक का रवैया, कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक कई बार टोंट करते हैं या कुछ छवि गढ़ देते हैं कि तुम ऐसी हो वैसी हो, उसकी वजह से भी लड़कियां स्कूल नहीं आती हैं। बाल विवाह है, कई बार जल्दी शादी हो जाती है, उसकी वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। विद्यालयों विद्यालयों का घर से दूर होना, कई बार स्कूल दूर होते हैं तो माँ बाप अपने बच्चियों को नहीं भेजते, तो इस वजह से भी उनकी शिक्षा जो है वो छूट जाती है। जेंडर असमानता, कई बार खुद बहुत समाज में हम देखेंगे कि लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों क्यों पढ़ा रहे हो, इन्हें तो शादी करनी है, अपने घर जाना है, इन्हें कौन सा नौकरी करनी है। तो इस तरह की जो जेंडर असमानता हमारे पूरे समाज में फैली है, इसकी वजह से भी लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। और एक बड़ा रीजन जो रिसर्चेज में सामने आया है वो है शौचालयों का ना होना। बहुत सारी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं इस वजह से कि स्कूल में प्रॉपर शौचालय नहीं होते, और अपने महीने के दिनों में उनको बहुत परेशानी होती है, सामान्य दिनों में भी बहुत परेशानी होती है, इसकी वजह से कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। अब जेंडर समानता के लिए क्या किया जाए? जेंडर समानता शैक्षिक विकास और गरीबी को कम करने के लिए एक पूर्व शर्त है ना? यानी कि आप देखिए कि अगर हम जब समाज में जेंडर समानता स्थापित करेंगे तो शैक्षिक विकास भी बढ़ेगा, दोनों ही पढ़ेंगे, लड़की भी पढ़ेंगी लड़कियां भी पढ़ेंगी, और गरीबी भी कम होगी, है ना? क्योंकि लड़कियां भी पढ़ लिख के अपना योगदान देंगी, कुछ काम करेंगी, अपने परिवार को बेहतर संभाल पाएंगी, अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, तो उसकी वजह से उनकी जो स्थिति है वो हर हाल में बेहतर होगी। शिक्षित महिलाएं पूरे परिवार और समुदायों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए बहुमूल्य योगदान देती हैं और अगली पीढ़ी की संभावनाएं हैं। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बेहतर है कि महिलाएं जो है वो शिक्षा प्राप्त करें। जेंडर समानता के लिए हर क्षेत्र में महिला और पुरुषों को समान अवसर, अधिकार और दायित्व दिए जाएं। ठीक है, यानी कि अगर हमें जेंडर समानता स्थापित करनी है तो हर फील्ड में, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, कोई बिजनेस हो, हर फील्ड में महिलाओं को पुरुषों के समान हमें अवसर देने हैं, उनको अधिकार देने हैं और उनको जिम्मेदारियां भी देनी है। जेंडर समानता से ही महिलाएं सशक्त होती हैं, जिससे पूरा समाज बेहतर होता है।
अब जेंडर निष्पक्ष समाज के निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक क्या कर सकता है? पहले तो जेंडर निष्पक्ष भाषा का प्रयोग करे। हम जाने-अनजाने कई बार ऐसी भाषा प्रयोग कर देते हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देती है ना? जैसे कोई लड़की है तो नाजुक या कुछ भी इस तरह का हम नाम रख देते हैं, या लड़कों या कोई लड़का अगर हमें ऐसा दिखता है जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो उसको हम लड़की कहने लग जाते हैं, लड़की कह के चिढ़ाते हैं, है ना? कई बार थर्ड जेंडर के नाम से भी चिढ़ाने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए, और शिक्षक को खुद भी अवॉइड करें, और अगर वो ऐसा कुछ अपने आस-पास होते हुए देखे तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। लड़के और लड़कियों को समान अवसर देने चाहिए, हर गतिविधि में उनकी समान भागीदारी होनी चाहिए, स्कूल में कोई भी काम कराया जाए, उनकी भूमिका और ज़िम्मेदारियों में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो काम लड़कों को दिया जाए, वही काम लड़कियों को दिया जाए। दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए। उसके बाद लड़कियों को बहुत सारे करियर विकल्प दिए जाएँ कि वो कुछ भी कर सकें, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 2-4 की ची या तो तुम टीचर बनो, डॉक्टर में तुम बस गायनेकोलॉजिस्ट बनोगी, है ना? जो महिला डॉक्टर होती है। तो इस तरह का नहीं करना, जो वो बनना चाहे उन्हें स्वतंत्रता देनी है। उसके बाद शिक्षकों का भी समय-समय पे प्रशिक्षण किया जाए, जेंडर को लेकर जो भी चीज़ें समाज में हो रही हैं उनके प्रति जागरूक किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए टाइम टू टाइम। और शिक्षण अधिगम पद्धति, कक्षा प्रबंधन, आधारभूत ढांचे में सुधार करके जेंडर असमानता को दूर कर सकते हैं। यानी हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी हम टीचिंग लर्निंग मेथड अपना रहे हैं, उसमें सुधार करें, कक्षा मैनेजमेंट में सुधार करें, सबको इक्वल मौका दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का ही मॉनिटर बने या सिर्फ लड़की ही मॉनिटर बने। सबको इक्वल मौका दिया जाए काम करने का क्लास के, और जो हमारा आधारभूत ढांचा है उसमें सुधार करके हम जेंडर असमानता को दूर कर सकते हैं। तो अब ये एक ग्राफ है, कैटेगरी वाइज जेंडर वाइज स्टूडेंट एनरोलमेंट आप देखेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए दो चीजें जोड़ दी है, यहाँ पे कैटेगरी भी जोड़ी है और जेंडर भी जोड़ा है ना? जैसे एससी स्टूडेंट है, तो आप देखिए उनमें से मेल कितने हैं, फीमेल मेल ही ज्यादा है जो स्कूल जा रहे हैं। एसटी में भी देखिए मेल ज्यादा है, फीमेल कम है। ओबीसी में भी मेल ज्यादा है, फीमेल कम है। और अदर में भी तो आप देखेंगे कि हर एक लेवल पर इवन कैटेगरी वाइज भी मेल जो एनरोलमेंट है वो ज़्यादा हो रहा है, तो हमें लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आता है धार्मिक असमानता। सबसे पहले धर्म क्या है? तो एमिल दुर्खाइम एक समाजशास्त्री हैं बहुत बड़े। उन्होंने कहा है कि धर्म, उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने धर्म को पवित्र चीज़ों से संबंधित मान्यताओं और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया। अगर कोई धर्म की परिभाषा पूछे, तो ये हम एक परिभाषा कह सकते हैं कि पवित्र चीज़ों चीज़ों से संबंधित मान्यताएँ और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली वो धर्म है, ठीक है? अब भारत को अगर आप देखें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमने अपने संविधान में भी ये देखा है, धर्मनिरपेक्षता का ज़िक्र है संविधान की प्रस्तावना में। यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, हर धर्म के अपने-अपने मानदंड और सिद्धांत हैं, और ये भी हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 28, जिसमें कि कहा गया है कि जो राज्य द्वारा फंडिंग कोई भी शिक्षा संस्था है, जिसमें राज्य द्वारा फंडिंग हो रही है, तो उसमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए या किसी भी धर्मोपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है? तो कोई भी जो सरकारी फंडिंग है वो धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए किसी भी स्टूडेंट को बाध्य नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। अब ये एक डेटा है जो सिर्फ धर्म को दिखा रहा है, ठीक है? ये 2001 की स्थिति है, ये 2011 की स्थिति है सेंसस की। तो आप देखेंगे ये बेसिकली ये धर्म का विभाजन है, हिंदू कितने परसेंट है, मुस्लिम कितने परसेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 3-4 धर्म ही हमारे देश में प्रमुख है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और अदर, ठीक है? तो ये इतनी वेरिएशन हमारे देश में धर्म की है। एजुकेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं एक बहुत अच्छी तालिका है 2011 की सेंसस से, जहाँ पे आप देखेंगे कि जो लिटरेसी रेट है वो टोटल मिला के 72.98% है, जिसमें से हिंदुओं में लिटरेसी रेट 73.27% है, मुस्लिम्स में 68.53, क्रिश्चियन में 84.53, सिख में 75.39 और बुद्धिस्ट में 81.28, यानी सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमें क्रिश्चियंस की दिखती है। उसके बाद ये अलग-अलग लेवल पे डिस्कस की गई है, बिलो प्राइमरी कितनी है, प्राइमरी लेवल पे कितने हैं, अलग-अलग परसेंटेज है, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी,
हायर सेकेंडरी और इवन ग्रेजुएशन और अबव लेवल पर भी आप देखेंगे तो तब भी आपको क्रिश्चियंस की सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी मिलेगी, उसके बाद आपको हिंदुओं की, उसके बाद बुद्धिस्ट की, उसके बाद सिख और उसके बाद आपको मुस्लिम, है ना? तो यहाँ से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं कि सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका है, किस लेवल पे किसका ज़्यादा है, किसका कम है, ये सारी चीज़ें हम इससे देख सकते हैं। अब विद्यालय की क्या भूमिका है धर्म को लेकर? एक तो ये कि आधुनिक भारत में अनेकता में सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए स्कूलों पर किसी भी आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी का सम्मान करने की बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूल हमें ये सिखाता है कि हम किसी भी धर्म के बिना, जाति के बिना या जेंडर के आधार पे कोई भी किसी के साथ भेदभाव ना करें। स्कूलों को अपने मूल्य की रक्षा करनी चाहिए ताकि समुदाय का कोई भी वर्ग स्कूल प्रणाली पर हावी ना हो, ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि स्कूलों पर भी कुछ कोई वर्ग या कोई धार्मिक संस्था या कोई धर्म के लोग हावी हो जाए, तो स्कूलों को ये ध्यान रखना है कि उसके अपने मूल्य हैं और उसका मूल्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता, जो हमारे संविधान का मूल्य है। धर्मनिरपेक्षता, समानता, एकता, तो ऐसा कोई भी वो नहीं होनी चाहिए, कोई भी समुदाय जो स्कूल पर हावी हो जाए कि नहीं, नहीं तुम ये करवाओ या ये प्रेयर करवाओ या इस तरह से करो, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। स्कूल के अपने स्वयं के मूल्य हैं, उसे उसकी रक्षा करनी है। और उसके बाद स्कूल को एक लोकतांत्रिक माहौल स्थापित करना है जहाँ सभी धर्म और संस्कृतियाँ शांति और सद्भाव साझा करें, जहाँ एक दूसरे के धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान विकसित किया जाए, ठीक है? सॉरी। तो यहाँ पर सभी धर्म और संस्कृतियों को शांति और सद्भाव साझा करना है, सभी धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना है। तो ये विद्यालय इसमें भूमिका निभाता है कि वो सभी बच्चों में ये मूल्य विकसित करे। उसके बाद आता है जातिगत असमानता। जातिगत असमानता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम जाति स्तरीकृत स्तरीकरण प्रणाली देखते हैं, ठीक है? जाति जो है वो अगर हम देखें हमारे शुरुआती दिनों में हमारे भारत में, तो किस तरह से ब्राह्मण जाति रही है जिसमें पुजारी, शिक्षक, चिकित्सक ये सब आते थे, क्षत्रिय, सैनिक और योद्धा, वैश्य जो व्यापारी हैं और शूद्र जो नौकर या मजदूर हुआ करते थे। इसके अलावा अछूत जो सामाजिक रूप से अशुद्ध माने जाते थे। अब उसके क्या-क्या आधार होते थे वो अलग बात है, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे आपको वर्ग मिलेंगे जिनके आधार पे जातिगत असमानता हमारे समाज में होती आई है ना? ब्राह्मणों को ऊंचा माना गया, क्षत्रियों को फिर उनसे थोड़ा कम, फिर वैश्य, फिर शूद्रों को सबसे कम और अछूतों को उनसे भी कम। शिक्षण संस्थानों तक पहुंच बनाने में जाति की अहम भूमिका है। अब ये जातियां निर्धारित करती हैं कि कौन से लोग शिक्षा लेंगे, कौन से लोग शिक्षा नहीं लेंगे, किन लोगों तक शिक्षा अधिक पहुंचेगी, किन लोगों तक कम पहुंचेगी। निम्न वर्ग और जाति से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा की कमी, संसाधनों की कमी जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर भी अधिक है। ये डेटा भी बकायदा दिखाता है कि जो भी निम्न वर्ग है उसमें स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज़्यादा है उन बच्चों की और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, उनके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते, किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते और किसी तरह से आरटीई एक्ट आज के टाइम में है तो 8वीं 9वीं तक पढ़ भी लिए, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद की शिक्षा की ज़िम्मेदारी कौन लेगा, है ना? और अगर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, तो प्राइवेट कॉलेज तक पढ़ने के लिए फीस नहीं होती। तो ऐसे में क्या होता है कि शिक्षा उनकी खत्म हो जाती है। कई बार आर्थिक मजदूरी मजबूरी होती है तो कहीं जॉब करनी पड़ रही है। तो ये सारे फैक्टर मिलके जातिगत आधार पे शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अब आप ये एक तालिका देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप आउट दरें दे रखी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 2014-15 के लिए। ये सिर्फ आपको एक अंदाजा हो जाए कि किस तरह से स्कूल छोड़ने वालों की दर है, ठीक है? तो ये एससीज और ये एसटी। अब एससी बच्चों में अगर आप देखेंगे तो लड़कों की स्कूल छोड़ने की दर जैसे प्राइमरी लेवल पर हम देखें तो 4.71 है और लड़कियों की 4.20 है। अपर प्राइमरी पर 5 और 6 है और सेकेंडरी पर 19.64 और 19.05। अब देखेंगे सेकेंडरी लेवल पर स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना आपको कि कुछ
थोड़ा तो खींच-तान के माँ-बाप पढ़ा देते हैं, लेकिन जब थोड़ा-सा और बड़े होते हैं सेकेंडरी लेवल पे, 9वीं-10वीं के लेवल पे या 11वीं-12वीं के लेवल पे, तो उस समय स्कूल छोड़ने की दर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इस लेवल पे, ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका काफ़ी ज़्यादा स्कूल छोड़ने की दर हमें नज़र आती है, ठीक है? एससी बच्चों की ये है टोटल, जैसे हम देखें प्राइमरी लेवल पर 4.46 है, एसटी बच्चों में 6.93 और ज़्यादा है, और ओवरऑल देखें तो 4.13 है। तो ये डेटा इस तरह से स्टडी करते हैं, इस तरह से कुछ-कुछ फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद ये ग्राफ है जहाँ पे श्रेणीवार छात्रों को 2018-19 के दौरान प्रवेश, यानी कि ये देखिए सामान्य वर्ग ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये पिंक रेड कलर में अन्य पिछड़ा वर्ग है, फिर ये येलो कलर में अनुसूचित जाति है, और ये नेक्स्ट जो ब्लैंक सा कलर है उसमें अनुसूचित जनजाति है। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल पे कितना प्रवेश मिलता है। सामान्य वर्ग को काफ़ी है, लेकिन ये उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को, तो आप अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको खराब मिलेगी अलग-अलग लेवल पर, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि जातिगत असमानता कितना शिक्षा को प्रभावित कर रही है। इसके बावजूद भी अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएँ चलाई हुई हैं जो उनकी स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दें। इनमें से कुछ योजनाएँ हैं जैसे स्टेशनरी और पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति करना, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त वर्दी देना, सभी स्तरों के लिए मुफ्त शिक्षा, मिडिल और हाई स्कूल स्तर पर छात्रों को वजीफे और छात्रवृत्ति, मैला ढोने, कमाना और पशु त्वचा को फाड़ना जैसे व्यवसायों में लगे जातियों और परिवारों के बच्चों के लिए अद्वितीय छात्रवृत्ति। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति, योग्यता छात्रवृत्ति, लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति, विशेष स्कूल उपस्थिति पुरस्कार, उपचारात्मक कोचिंग कक्षाएं, यदि कोई बच्चा वीक है तो उसके लिए होती हैं उपचारात्मक कोचिंग क्लासेस, भ्रमण खर्चे और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जैसी योजनाएं भी स्थापित की। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से जातियों को सपोर्ट करने के लिए सरकारों ने योजनाएं बनाई हैं। अब आती है वर्गीय असमानता। ठीक है, वर्ग क्या है? वर्ग बेसिकली आर्थिक आधार पे हम निर्धारित करते हैं, ठीक है? कक्षा विभाजन के लिए सामान्य आधार है वर्ग, हम इस बहुत जल्दी ये अमीर है, ये गरीब है ना? वैसे हम 3 आधारों पे हम डिवाइड करते हैं। पहला है संपत्ति का आधार, पूंजीवादी और गरीब, है ना? या संपन्न या विपन्न, या गरीब या अमीर हम कह सकते हैं। दूसरा आधार शिक्षा का है, निरक्षर या साक्षर, कोई पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है। दूसरा आधार ये हो गया, ये भी एक वर्ग बनाता है ना? पढ़ा लिखा वर्ग, और जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है वो निरक्षर वर्ग, पूंजीवादी वर्ग, गरीब वर्ग। उसके बाद व्यापारी या व्यवसायी वर्ग, जो व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन है, एक वो वर्ग हो गया। दूसरा किसान वर्ग, ठीक है? या जो जॉब वाले हैं वो एक कैटेगरी अलग हो गई, जो बिजनेसमैन है वो एक कैटेगरी अलग हो गई। तो इस तरह से ये वर्गीय असमानता हमारे अ, देश में दर्शाता है। इसका लेकिन मुख्य आधार हम देखें तो वो आर्थिक स्थिति ही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति ही ऐसी चीज़ है जो बाकी चीज़ों का निर्धारण करती है। जैसे किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये उसकी आर्थिक स्थिति निर्धारित करती है ना? इवन अगर आप मान लीजिए आपकी जाति भी जो नीची मानी जाती है वो भी है, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो आर्थिक आधार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह ऐसी प्रणाली है जो श्रेष्ठता और हीनता की मान्यता पर आधारित है। सामान्यतः माना जाता है कि जो पूंजीवादी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो श्रेष्ठ हैं और जो गरीब है वो हीन है। धन और शक्ति के असमान वितरण से चिन्हित एक प्रणाली है ये। धन का असमान वितरण, कुछ लोगों पे बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों पे बहुत कम है। इसी तरह शक्ति, कुछ लोग बहुत पावरफुल हैं समाज में, उनकी बहुत बिजनेसमैन है या बहुत ज्यादा उनकी अथॉरिटी है, लेकिन कुछ लोगों पे नहीं है। तो ये एक असमान वितरण प्रणाली को चिन्हित करती है। अब वर्ग असमानता और शिक्षा की बात करें तो जैसा भी मैंने बताया कि उच्च वर्गों को बेहतर शैक्षिक अवसर प्राप्त है ना? अगर हम अच्छे वर्ग से बिलोंग करते हैं तो हम किसी भी कॉलेज में हमें आसानी से एडमिशन मिलेगा, सरकारी में नहीं मिला क्योंकि हमारे पास संसाधन भी बेहतर होंगे, हमारी शिक्षा भी अच्छी होगी, हमें एडमिशन भी कहीं आसानी से मिल जाएगा। वो भी नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन हमारे पास रहेगा, प्राइवेट स्कूल का ऑप्शन हमारे पास रहेगा।
अगर उच्च शिक्षा अच्छी होती है तो उससे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को प्रतिष्ठित नौकरियां प्राप्त होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। शिक्षा अच्छी होगी, नौकरियां भी अच्छी मिलेंगी, वेतन भी अच्छा होगा, आगे पूरा लाइफस्टाइल ही अच्छा होगा। ठीक है। जबकि निम्न वर्ग के लिए शिक्षा का खर्च वहन करना मुश्किल है। माता पिता के सामाजिक वर्ग का स्कूल में बच्चे के प्रदर्शन पे असर पड़ता है। कई बार जैसे मान लीजिए माता पिता के पास नहीं है पैसे ज़्यादा, तो वो फिर बच्चे पे संसाधन नहीं है, है ना? संसाधन के अभाव में उसकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। उसके पास मान लीजिए किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, स्टेशनरी नहीं है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये माता-पिता का जो वर्ग है वो बच्चे के स्कूल प्रदर्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं वर्ग असमानता को लेकर, चाहे वो जैसे पोषण है, बच्चे को खाना-पीना ठीक से नहीं मिलेगा तो उसकी शिक्षा प्रभावित होगी। वैसे बहुत सारे फैक्टर हम देख सकते हैं। उसके बाद एक अन्य तरह की विविधता हम कह सकते हैं भाषिक विविधता, जो हमारे देश में बड़ी मायने रखती है। हमारे संविधान में अ, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। ये तो सिर्फ संविधान में। इसके अलावा हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और इस भाषा की विविधता इतनी है कि उसके आधार पे कई बार शिक्षा जो है शिक्षा से लोग वंचित रह जाते हैं। जैसे आजकल अंग्रेजी का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, है ना? या फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं या अपनी मनचाही पढ़ाई नहीं कर सकते। जैसे आपने अभी देखा होगा कि पीछे मध्य प्रदेश में जो मेडिकल की पढ़ाई है उसके लिए हिंदी की किताबें आई हैं, हिंदी मीडियम में किताबें आई हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस इच्छा से मेडिकल या साइंस नहीं ले पाते थे क्योंकि वो हिंदी में ऑप्शन नहीं था, या और भी ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं जिनमें हिंदी में या उनकी भाषा में ऑप्शन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भाषिक विविधता कि अलग-अलग भाषाओं में हम अलग-अलग जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उसको हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, जिससे कि अंग्रेजी थोपने वाली बात हो जाती है बच्चों पे और वो बड़े परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से। ठीक है? तो ये कुछ असमानताएँ थी मिलाकर जो हमने पढ़ी हैं। इन पे प्रश्न आ जाता है किसी भी असमानता को लेकर तो आप लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लिख कर आइए। जो भी रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस आपने स्कूल में देखे हैं, आपने अपने कॉलेज लेवल पे देखे हैं, अपने आस-पास जो भी आप देखते हैं, भारत देश में जो देखते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, वो रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस आप लिख कर आइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।